नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देख लिए, ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिशर्स भारत में किस प्रकार से अपना विस्तार कर रहे होते हैं। इसी क्रम में हमने कर्नाटक का युद्ध देख लिया, है ना। उसके बाद में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से बंगाल पर कब्जा कर लिया जाता है प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में, और फिर मैसूर पर कब्जा कर लिया जाता है। और मैसूर के बाद में हमने देखा था कल के लेक्चर में मराठों पर कब्जा कर लिया जाता है। और अब आसपास में कोई मजबूत शक्ति बसती है तो वो बसते हैं सिख, है ना। तो सिखों के ऊपर अब कब्जा करने का वक्त आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। इससे पहले हम पिछले वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। 2 मिनट के अंदर अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1775 से लेकर 1882 ईस्वी के बीच में। और इसके बीज कहाँ है? इसके बीज है कि वहाँ पर पेशवा जो है बनता है माधव राव के बाद में नारायण राव। तो नारायण राव को मारकर जो है पेशवा बनना चाहता है कौन? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव बाद में भागकर बम्बई चला जाता है और वहाँ पर सूरत की संधि की जाती है ना। बम्बई सरकार के पास चला जाता है और सूरत की संधि करता है। और सूरत की संधि में क्या क्या शर्तें होती है वो आपको ऑलरेडी पता ही है। डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अच्छे से बताया गया है। फिर देखिए 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के द्वारा ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। सालबाई की संधि में क्या होता है? वही कि भाई जो जो जिधर जिधर जीता गया है वो क्षेत्र उनको वापस दे दिया गया है। और नारायण राव को पेशवा, माधव नारायण राव जो होता है उसके बाद में उसको पेशवा स्वीकार कर लिया जाता है और रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाती है ना। उसके बाद में 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में आंग्ल और मराठों के बीच में फिर से युद्ध की नौबत आ जाती है और ये युद्ध होने लगता है। यहाँ पर देखिए खास कर से ये सिंधिया, होलकर और भोसले जो होते हैं ना, इन लोगों की वजह से युद्ध शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो है निराश थे उस जो ये संधि हो जाती है उससे। ये जो बसीन की संधि हो जाती है ना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में, बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि में क्या होता है कि मराठे जो होते हैं वो सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। और सहायक संधि स्वीकार करने पर क्या होता है वो जग जाहिर है, आपको भी पता ही होगा। नहीं पता है तो वो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है वैसे, ठीक है ना। फिर सिंधिया, होलकर और भोसले जो होते हैं उनका पतन इस युद्ध के बाद में हो जाता है। बाद में 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की नौबत आ जाती है। और यह युद्ध मुख्यतः होता है पिंडारियों के दमन के लिए। पिंडारी कौन हुआ करते थे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर देखिए पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो इतनी चीज़ें तो आपको इसमें से याद रखनी है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अब आ जाए आज के युद्ध में। तो आज के युद्ध की बात करने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये पूरा अपना भारत का नक्शा है और यहाँ पर जो तो पश्चिमोत्तर भारत होता है, पश्चिमोत्तर भारत में आज का पाकिस्तान, थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, है ना। और उत्तर पश्चिमोत्तर भारत जो है वहाँ पर शासन किसका हुआ करता था? सिखों का। और सिखों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गुरु नानक देव से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह तक की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। सिख शक्ति का अभ्युदय है, उसमें मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल से पूरा बता चुका हूँ। अगर नहीं आपको पता इसके बारे में, नहीं आपने वो वीडियो देखा तो आप जाइए और सिख शक्ति के अभ्युदय नाम का वीडियो सर्च कीजिए, वो आपको मिलेगा। ओनली लर्निफाई की जो अपना अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनका शासन होता है। ये देखिए अटक है, यहाँ पर है रावलपिंडी। ये नदियाँ बह रही हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं वो देखिए, ये सिंधु है, ठीक है। फिर ये हो जाता है झेलम, फिर होता है चिनाब, ये होता है रावी, और ये होता है ब्यास, और ये होते हैं सतलुज। तो इन नदियों के बीच में सल्तनत फैली होती है किसकी? मराठों की। माफ़ कीजिएगा, मराठे कल वाले देखे याद आ जा रहा है, जीप पे मराठे हैं। तो यहाँ पर सिखों की जो है सल्तनत फैली होती है। अब देखिए नौबत आ जाती है पहले आंग्ल सिख युद्ध की। इससे पहले कि मैं आपको कहानी बता दूं, देखिए इससे पहले तक महाराजा रणजीत सिंह जो है वो हुआ करते थे सिख महाराजा। और महाराजा रणजीत सिंह के समय में अंग्रेज और सिखों के बीच में थोड़ा मित्रता का सा संबंध हुआ करता था। सतलज से दक्षिण वाले इलाके जो है महाराजा रणजीत सिंह दे देते हैं अंग्रेजों को, और फिर इनके बीच में मित्रता का सा थोड़ा संबंध रहता है। हालांकि वो एकदम मित्रता तो आप नहीं कह सकते, पर हाँ ये था कि हम जो है अब हम सतलुज से उधर नहीं जाएंगे, ब्रिटिश कहते थे। और ये लोग कहते थे कि भाई हम अपनी रक्षा करेंगे उधर अपनी सीमाओं की, और अफ़गान और जो रूस है वो उसको उधर से इधर आने नहीं देंगे। परंतु देखिए क्या हो जाता है,
1739 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में अव्यवस्था फैल जाती है। वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाने के बाद में, वहाँ महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में खड़क सिंह को, वो पुत्र होता है महाराजा रणजीत सिंह का, उसको राजा बनाया जाता है। परंतु वो थोड़ा अनपॉपुलर आदमी हुआ करता था, बदनाम किस्म का व्यक्ति था, इसलिए फिर वहाँ के सरदार लोग उसे गद्दी से उतार देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नौनिहाल सिंह राजा बनता है, और नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु फिर देखिए आप कहो कि षड्यंत्र के से रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। और नौनिहाल की मृत्यु के बाद में, तो नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद में देखिए वहाँ पर अव्यवस्था और ज़्यादा फैल जाती है। फिर जो डोगरा जम्मू होते हैं, इधर जो सिंधन वालिया होते हैं, इनके बीच में गुटबंदी और ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो अंग्रेज लोग जो है ये ऐसा सहन नहीं कर सकते थे कि उनके ही सीमावर्ती राज्यों में ऐसी अव्यवस्था फैली रहे, क्योंकि अगर वहाँ पर अव्यवस्था है तो वो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और वहाँ से रशिया से होते हुए ये रूस हमला कर सकता है, या तो फ्रांसीसी वहाँ से हमला कर सकते हैं, है ना। इसी की वजह से युद्ध शुरू हो जाता है अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में, है ना। तो अफगान संघर्ष में अपनी पराजय के बाद में अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि सिंध की तरह पंजाब का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। अफगान संघर्ष क्या था? तो अफगान संघर्ष के बारे में वैसे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, पर आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता दूं। अफगान संघर्ष में यह हुआ था पहले अंग्रेजों के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, है ना। ये एक संधि हो गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर शाह सुजा नाम का एक व्यक्ति होता है, शाह सुजा नाम का व्यक्ति, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि हो जाती है, जिसके तहत यह था कि शाह सुजा को काबुल का जो गद्दी होती है, काबुल के गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और उससे ये कहा जाता है कि भाई तू है ना रशिया से हमारी इधर अपनी सरहदें हैं उसकी रक्षा करेगा, और उधर से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। ऐसे ही उसके पास शर्तें थी। मगर शाह सुजा को फिर वहाँ से गद्दी से उतार दिया जाता है, काबुल की गद्दी से, और वहाँ पर जो है इतिहास गवाह रहा है कि अफगानिस्तान में कोई जो है ठीक से राज्य नहीं कर पाया, और फिर उसी अव्यवस्था की वजह से इनके बीच में नौबत आ जाती है युद्ध की। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि अफगान संघर्ष में फिर इनकी पराजय हो गई अंग्रेजों की। तो अब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि पंजाब का भी विलय कर लिया जाए। इससे पहले सिंध का विलय अंग्रेजों ने कर लिया था, और 1844 में लॉर्ड हार्डिंग जब गवर्नर जनरल बना, तो वो पंजाब की अस्थिरता जब चल रही थी, मैंने आपको बताया कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद में वहाँ पर पूरा गुटबंदी वगैरह सब चल रही थी, एक के बाद एक जो है अवैध का आप कह लो, या आप कह लो कि अयोग्य राजा वहाँ पर हो रहे थे, है ना। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर के पंजाब की सीमाओं को एकदम सैनिक छावनी में बदल दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और इस युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ था, इसमें 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। मुदकी, फिरोजशाह, बद्दोवाल और आलीवाल में ये लड़ाइयाँ हुई थी, जो कि अनिर्णायक हालांकि रही थी, कोई स्पष्ट तौर से नहीं जीत पाया था इनमें, परंतु अंततः सबराव की लड़ाई हुई थी 1846 ईस्वी में, जो निर्णायक सिद्ध हुई, है ना। इसमें क्या हुआ था? खालसा जो सेना हुआ करती थी, खालसा सेना पराजित हो जाती है और अंग्रेजों का लाहौर पर अधिकार हो जाता है। खालसा सेना लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात की वजह से पराजित हो जाती है। कोई ना कोई तो गद्दारी करता है, तभी भारत वालों को हराया जा सकता है ना। वैसे भी उस टाइम पे देखिए पंजाब में बहुत अव्यवस्था फैल चुकी थी। अच्छा हुआ कि वहाँ पर अंग्रेजों ने एक तरीके से अधिकार कर लिया, क्योंकि जब तक वहाँ पर स्थिरता थी महाराजा रणजीत सिंह के काल तक, तो अंग्रेजों ने वहाँ पर देखे कोई ऐसी चेष्टा नहीं दिखाई थी। परंतु जैसे ही वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद से तो अव्यवस्था वहाँ पर फैल गई थी। तो उसी अव्यवस्था को रोकने के लिए सब कार्य किया गया था। उसके बाद में लाहौर की संधि करी जाती है 1846 ईस्वी में, और इसमें खालसा सेना पराजित हो ही गई थी। और उसके बाद में लाहौर जो है की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं महाराजा के द्वारा, जो वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, और अंतिम महाराजा तो दलीप सिंह इनके हुआ करते थे। तो महाराजा ने फिर संधि जैसे ही सहायक संधि स्वीकार करेगा तो क्या होएगा? जैसे सहायक संधि ने स्वीकार करा तो महाराजा और उसके उत्तराधिकारी की ओर से सतलुज के पार का जो भी समस्त प्रदेश हुआ करता था वो अंग्रेजों को दे दिया गया, है ना। यहाँ देखिए, ये है रावी नदी, ये है सतलज नदी, है ना, ये ब्यास नदी है। तो इस सतलज नदी से दक्षिण का ये जो भी क्षेत्र उनके हुआ करता था, वो सारा का सारा क्षेत्र अब किसको दे दिया गया? सारा का सारा क्षेत्र दे दिया गया अब अंग्रेजों को, ठीक है। फिर सतलुज और व्यास नदियों के बीच के मध्य के सभी दुर्गों पर कंपनी का अधिकार हो गया। सतलज और व्यास नदी के बीच में ये है ब्यास और यह है सतलज। तो यहाँ पर जो भी दुर्ग हुआ करते थे ना, उन सारे के सारे दुर्गों पर अब किसका अधिकार हो गया? उन दुर्गों पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, ठीक है।
सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ गए। क्यों देने पड़ गए? कि भैया तुम लोगों की वजह से हमें युद्ध करना पड़ा, और हमें युद्ध करा तो खर्चा हुआ, तो खर्चा कौन भरेगा? सिख लोग भरेंगे। अंग्रेज ऐसा किया करते थे। तो फिर अब महाराज की सेना जो है, यानी जो सिख महाराजा हुआ करते थे, तो महाराजा की सेना अब 12,000 तो घुड़सवार मैक्सिमम हो सकते हैं और 20,000 पैदल सैनिक हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सैनिक जो है नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फिर अगर आप इससे ज़्यादा सैनिक रखोगे तो अंग्रेज़ों को जीतने में फिर मुश्किल आएगी, या तुम फिर से खड़े हो जाओगे। अब तो अगर इतने ही सैनिक है तो फिर हम अपने सरहदों की रक्षा कैसे करेंगे? तो सरहदों की रक्षा के लिए अंग्रेज सैनिक यहाँ पर तैनात रहेंगे। जब भी आप बोलोगे हम अंग्रेज सैनिक भेज देंगे, बस आपको पैसे दे देने। ठीक है साहब। और महाराजा जो है कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था, क्योंकि इनको यूरोपीय से बड़ा डर लगता था। और महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोपीय जो सैनिक हुआ करते थे उनको भर्ती कर करके, फ्रांसीसी, अमेरिकी, उनको भर्ती कर करके सेना को एकदम मजबूत बना रखा था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना मानी जाती थी उनकी, महाराजा रणजीत सिंह की। मगर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, पूरा पासा ही पलट गया। फिर जो अल्पवयस्क दलीप सिंह जो है उनको महाराज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये महाराजा दलीप सिंह जो है वो बाद में अंतिम ही महाराजा इनके होते हैं। फिर इनको लंदन भेज दिया जाता है। आगे जब हम आगे का जो युद्ध पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये वाली, है ना। तो दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया जाता है। और सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। लाहौर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी सिखों की, तो वहाँ पर कंपनी का एक रेजिडेंट होगा। अब सारा काम उस रेजिडेंट की सलाह के अनुसार होगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर ये संधि में क्या हो गया कि पंजाब इस संधि के द्वारा इतना शक्तिहीन कर दिया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य में अगर इसको आगे मिलाया गया ना, वो तो एक आप कह दो कि एक फॉर्मेलिटी टाइप की पूरी हुई थी। देखिए इतने सारी शर्तें लाद दी गई है, तो अब क्या रह गया है महाराजा के पास में, है ना। इसी प्रकार से प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था वो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। ठीक है। 1845 से 46 तक वो युद्ध चलता है। अब 1848 से 49 तक फिर एक युद्ध चलता है। इसमें क्या होता है, लाहौर के संधि के तहत हुआ क्या था, ब्रिटिश सेना को वापस लौट जाना था, परंतु ब्रिटिश सेना वापस गई नहीं। ब्रिटिश सेना वापस नहीं क्यों नहीं गई? जब लॉर्ड हार्डिंग को पूछा गया कि भाई साहब आप सेना वापस क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो हार्डिंग ने जवाब दिया कि महाराजा जो है वो तो अल्पवयस्क बच्चा है बेचारा अभी, और अगर गद्दी जो है अगर अल्पवयस्क के भरोसे छोड़ दी जाए तो यहाँ तो कोई भी हमला कर देगा। उधर अफगान तैयार बैठे हैं, रशिया तैयार बैठा है ना। तो हम ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो इसी को लेकर जो है मेन एक तो यहाँ पर रार शुरू हो जाती है कि आपको सेना लेके जानी थी, आप सेना हमारी छाती पे लेके खड़े हो, तो यहाँ एक रार शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1846 में मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था मूलराज। अब मूलराज को अंग्रेजों ने कहा कि भैया 20 लाख तो आप रुपए दो और रावी नदी का जो उत्तर का भाग है वो कंपनी को दे दो। मूलराज को कहा गया ये, तो मूलराज ने जो है कहा कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। अब जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। जैसे नहीं अपने गवर्नर भी हुआ करते थे आरबीआई के, एक नाम नहीं लूँगा मैं, आरबीआई के गवर्नर पर भी इसी प्रकार का दबाव डाला गया था सरकार के द्वारा, तो उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था अपना, है ना। फिर बताया था कि मेरा व्यक्तिगत ये कारण है। तो इस प्रकार से उनको अधिक पैसे देने के लिए और जो रावी नदी के उत्तर वाला भाग है वो देने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, तो मूलराज ने इस्तीफा दे दिया। और डलहौजी फिर देखिए जनवरी 1848 में डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर अब आ जाता है। और इतिहास में 2 गवर्नर जनरल, एक डलहौजी और एक वेलेजली, ये आप कह दो कि घोर साम्राज्यवादी हुआ करते थे। ये तो पूरा साम्राज्य को निगल जाना चाहते थे कि सारे के सारे साम्राज्यों को निगल लें और अपने अंदर संभाल लें। तो डलहौजी जो आया था, डलहौजी पूरा सोच के आया था घर से ही वहाँ से कि मैं जाऊँगा सारे साम्राज्यों को अपने मिला लूँगा इसमें ब्रिटिश साम्राज्य में। अब डलहौजी जैसे भारत आया, गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला और वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल हुआ ही करता था। तो काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर अब बना दिया गया। मूलराज ने इस्तीफा दे दिया, तो मूलराज की जगह किसको, काहन सिंह को वहाँ पर भेज दिया गया। और उनके साथ 2 ब्रिटिश अधिकारी भी भेज दिए गए कि भाई आप इस पर नज़र रखना और पूरा सलाह वगैरह देते रहना टाइम पर, और पूरी नज़र रखना कार्यभार पर सारा, ठीक है। और ये जो अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज अधिकारी, अब इनको तो यार सीधा गवर्नर जनरल ने भेजा है, ये अलग ही घमंड में, लोग किसी के बाप की सुने ना। इनकी वजह से जो है लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ के पंजाब के, और पंजाब के लोगों ने विद्रोह कर दिया। यानी मुल्तान के जो लोग थे वो विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान करते हैं। जो गवर्नर के साथ, गवर्नर ने जो 2 लोगों को भेजा था यहाँ पर काहन सिंह के साथ,
इनकी वजह से परेशान आकर लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह देखते देखते पूरे पंजाब में फैल गया। और इसी का तो इंतजार कर रहा था कौन, डलहौजी। क्योंकि डलहौजी क्या करता था, राज्यों को हड़पने के लिए कारण ढूंढता था, कुछ भी कुछ, कि एक मुझे वैध सा कारण मिल जाए, इसका बहाना देके राज्य को हड़प लूँ। अब पूरे पंजाब में विद्रोह हो रहा है, पूरा अव्यवस्था फैल रखी है, उसी का तो उसे इंतजार था। उसने जैसे ही कह दिया, जैसे उसको पता लगा, उसने कह दिया भाई पंजाब पे चढ़ाई कर दो, क्योंकि पंजाब में अव्यवस्था फैली है और हम जो है ब्रिटिश अव्यवस्था नहीं बर्दाश्त कर सकते, कहीं पे भी अनुशासनहीनता। इसलिए अब उसको जो जैसे ही ये बात का पता लगा, उसने पंजाब पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। इसलिए युद्ध की घोषणा कर दी 1848 में के अक्टूबर में आते आते, है ना। और मार्च आते आते 1849 में पंजाब राज्य को ही समाप्त कर दिया गया। और जो महाराजा दलीप सिंह हुआ करते थे, जो कि आप कह दो अवयस्क हुआ करते थे, अल्पायु हुआ करते थे, उनको अब कह दिया कि महाराजा अब आप जो है बहुत हो गया आपका ये गद्दी खेलना, एक काम करो बेटा, 50,000 रुपये आप वार्षिक पेंशन ले लो और इंग्लैंड चले जाओ और वहाँ जाके दूध पियो जाके। अब वहाँ जाके महाराजा को भेज दिया गया इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है महाराजा दलीप सिंह की, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध था वो भी समाप्त हो जाता है और सिख साम्राज्य को भारत में मिला लिया जाता है। अब अगर हम देखें तो देखिए भारत का अगर एक बार हम मैप बना लें यहाँ, अब देखें तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कौन है, कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक के नवाब को ये तो आ गया इसके उसमें। यहाँ पर हैदराबाद का नवाब हुआ करता था, दक्कन में हैदराबाद का निज़ाम इसके अंडर में आ चुका है। यहाँ पर मैसूर हुआ करता था, मैसूर में टीपू सुल्तान को मारकर वाडियार वंश को वापस दे दिया गया, ये अंडर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर पूरा बंगाल हुआ करता था, बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध में हराकर वो इन्होंने अंडर में कर लिया, ठीक है। ये वाला क्षेत्र मराठों का हुआ करता था, मराठों को इन्होंने अंडर में कर लिया। ये अगर हम देखें ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान का, तो ये सिंध हुआ करता था, तो सिंध वाला क्षेत्र इन्होंने मिला लिया। अब देखो यहाँ इन्होंने ये हुआ करता था, कौन, ये हुआ करता था यहाँ पर साम्राज्य किसका, सिख साम्राज्य, तो सिख साम्राज्य को इन्होंने मिला लिया। अब कौन बचा इनके आसपास में, तो यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो अब ये हमला किस पे करेंगे, अफगानिस्तान पे, है ना। तो कभी कभी ये ऐसा मैच कराने के लिए आ जाता है कि क्रोनोलॉजी में लगाइए कि पहले अंग्रेजों ने किस पे हमला किया, किसको जीता, उसके बाद में किसको जीता। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप तो वो याद रखना कि पहले सर ने कौन सा पढ़ाया था, बाद में कौन सा पढ़ाया था, वैसे ही हम लगाते जाएं। अगर इधर का पूछे तो आदमी सोचना कि बंगाल से इन्होंने जीतना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो पहले इधर वाला जीतेगा, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला जीतेगा, है ना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। कल हम देखेंगे अफगान और अंग्रेजों के बीच में किस प्रकार से युद्ध होता है ना। तो आज का लेक्चर देखिए छोटा ही है, कोई नहीं, पर मैं दो इसमें साम्राज्यों की लड़ाइयों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए अलग से मैं आपके लिए सिखों की और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष है वो लेके आया हूँ। ये दोनों लड़ाइयाँ आप थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। और अगर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है चैनल का, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपके कोई जानने में भाई बंधु सखा मित्र कोई दोस्त हो जो पढ़ना चाहता हो या IAS की या PCS की किसी की भी तैयारी कर रहा हो या कुछ नहीं कर रहा हो, निठल्ला बैठा हो, तो भी आप जो है ये जो चैनल है ये शेयर कर देना, ताकि कम से कम कहानियों के तौर पर इतिहास से कुछ सीखेगा। कुछ नहीं करने से तो कुछ तो करना बेहतर है ना, वही करेगा, ठीक है। और कोई आपको सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।